तुम मुझे चाहो नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। बिल्कुल, यह गाने जेडीयू के उस नेता पे फिट बैठती है जो इन दिनों नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। मैं बताऊंगा वह नेता कौन है। मैं यह आज आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रिपल एस किस प्रकार से नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के छवि को गढ़ रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की राजनीतिक लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। मैं आज ये भी बताऊंगा कि 2 दिनों पहले तेजस्वी यादव का किस सिने अभिनेत्री से देवघर में मुलाकात हुई है, और मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, क्या राजनीतिक मसलों पे भी चर्चा हुआ। इन तमाम चीजों को मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये ट्रिपल एस क्या है और ये ट्रिपल सी क्या है और इनका नीतीश कुमार से क्या नाता है। आपने नीतीश कुमार के जीवन को यदि आपने देखा होगा, राजनीतिक जीवन को देखा होगा, तो उनके राजनीतिक जीवन में ट्रिपल सी का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। और ट्रिपल सी ने किस प्रकार से नीतीश कुमार के राजनीतिक शैली को गढ़ा है, किस प्रकार से एक नैरेटिव बनाया गया। हालांकि ये चर्चा का विषय हो सकता है कि वो नैरेटिव में कितना दम था, क्या सही में नीतीश कुमार उस ट्रिपल सी पे स्टैंड किए। तो आप लोग ये जानना चाहेंगे ये ट्रिपल सी क्या है। तो आपको याद होगा नीतीश कुमार ने अक्सर ये कहा करते हैं कि ट्रिपल सी से हम समझौता नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ट्रिपल सी मतलब क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। यह बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार के इनिशियल जब से वह सत्ता में आए हैं, तो इन 3 चीजों का यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म का बड़ा प्रभाव रहा। शुरू में 2005 से 2010 के यदि उनके कार्यकाल को देखेंगे तो निश्चित ही उन्होंने बिहार में जो 2005 से पहले जो क्राइम की स्थिति थी उसको कंट्रोल निश्चित ही उन्होंने किया। करप्शन पे भी कुछ हद तक उन्होंने अंकुश लगाया, और कम्युनलिज्म पे भी मुझे लगता है कि कम्युनलिज्म पे भी एक तरह से वो स्टैंड करते हुए दिखे। अपने प्रिंसिपल में जो राजनीतिक जीवन का उनका जो सिद्धांत था उससे वो समझौता करते हुए नहीं दिखे, तब जब वो बीजेपी के साथ साथ सरकार में थे। लेकिन ट्रिपल सी का अब कितना महत्व रह गया है, ये डिबेट का विषय है। वर्तमान स्थिति में आप देखिए, यदि क्राइम देखिए तो नो डाउट ऑर्गेनाइज क्राइम एक तरह से एक तरफ से बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम की कमी आई है। लेकिन ये चैन छिनताई, ये सूखा गैंग मतलब समझ रहे हैं ना, शराबबंदी के कारण ये सूखा गैंग किस प्रकार से बिहार में प्रभावी है। और सूखा गैंग के कारण, सूखा गैंग मतलब शराब, तो मतलब शराबबंदी है। शराबबंदी के कारण क्या होता है कि किस प्रकार से शराब तस्कर इन्वॉल्व हैं इसमें, बड़े बड़े राजनेता से लेके बड़े बड़े शासन प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों से लेकर तमाम लोगों का मिली भगत है। और हाई कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कहा है कि सरकार के नियत पे सवाल नहीं है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से इस कानून को इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, उस पे सवाल है। और एक पैरेलल इकोनॉमी शराबबंदी के कारण बन गई है। और शराबबंदी के कारण मुझे लगता है कि जो एक प्रकार का क्राइम बिहार में बढ़ा है, मैं फिर कहता हूं ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं, लेकिन ये चैन छिनताई, पिस्टल भिड़ा के बाइक छीन लेना, पैसा छीन लेना। यदि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि अपराधी आपको गोली मार दे।
तो इस प्रकार की क्राइम बढ़ गई है। और लोग परसों ही मुझे मुजफ्फरपुर से जानकारी मिली कि 2 महिलाओं का अलग अलग जगहों पे चैन छीन लिया गया। कई बार तो ये देखने को मिलता है कि महिला, हमारी माँ बहनें जो हैं मार्केटिंग करने गई हैं, शादी ब्याह का समय है, मार्केटिंग करने गई हैं और मार्केटिंग करके आ रही हैं, रिक्शा पे बैठी हुई हैं, ऑटो में बैठी हुई हैं, अपने कार में बैठी हुई हैं या बाइक से जा रही हैं, पीछे से कोई व्यक्ति ने उनका चैन छीन लिया और चैन छीनने के दौरान इस प्रकार से प्रोटेस्ट में, मतलब वो किसी का चैन छीनिएगा, किसी का पैसा छीनिएगा, किसी का मोबाइल छीनिएगा तो वो बेचारी विरोध करेंगी या विरोध करेगा ही। तो उस प्रोटेस्ट में इस प्रकार से वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है कि किसी किसी व्यक्ति का मौत भी हो जाता है। तो इस प्रकार का क्राइम बढ़ा है जिसको राज्य सरकार कंट्रोल करने में असफल रही है। कम्युनलिज्म की बात करें तो कम्युनलिज्म पे निश्चित ही नीतीश कुमार समझौता करते हुए दिख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि गिरिराज सिंह ने सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा उन्होंने निकाली। तब जब जेडीयू उस सरकार का अगुवा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये कौन सा हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह निकाल रहे थे, समझ से परे है। दूसरे उनके सांसद कहते हैं कि यहां रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। अरे भैया, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किस धर्म को अपनाएगा, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? तो नीतीश कुमार निश्चित ही यदि इनिशियल जो उनके राजनीतिक जीवन को यदि देखेंगे तो इनिशियल स्टेज में इन्होंने ट्रिपल सी से समझौता नहीं किया और इसीलिए नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की उपाधि दी गई कि नीतीश कुमार ने ये करके दिखाया है। लेकिन वर्तमान हालात में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रिपल सी से नीतीश कुमार समझौता करते हुए दिख रहे हैं। करप्शन भी किस प्रकार से है कहने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं। आप देखिए संजीव हंस जो चर्चित आईएएस थे बिहार के, हैं हालांकि जेल में हैं, जब हैं भाई, थे नहीं हैं, किसके करीबी थे? सरकार के करीबी थे। कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी उनके जिम्मे थी। और संजीव हंस पे कितना बड़ा करप्शन का आरोप लगा है कहने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिहार से लेके दिल्ली तक, बिहार के पटना के राजनीतिक गलियारों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक ये चर्चा है कि बिहार में कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अकुल संपत्ति जमा कर रखा है। अब कहने की जरूरत नहीं है। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा महकमा है? आज ही मैं एक पत्रकार से बात कर रहा था पटना, तो उन्होंने कहा कि भैया डीएम लोग पछता रहे हैं कि भाई काश मैं डीएम न होके सीओ होता। हम बोले ऐसा क्यों? तो भैया जो ये जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें जो सीओ की कमाई है, उस कमाई को देखे बड़े बड़े पद पे बैठे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं उस पर भी आऊंगा। तो ये भ्रष्टाचार जो पहले 2005, 2010 या 2000 उसके बाद के भी पीरियड को देखें तो उसके तुलना में करप्शन बढ़ी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, संजीव हंस अपने आप में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो सत्ता के गलियारों के सबसे नजदीक रहने वाले आईएसओ में शुमार होते थे संजीव हंस, जिन पे करप्शन का इतना बड़ा चार्ज लगा कि आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, जेल में सलाखों के पीछे हैं। और कम्युनलिज्म में बताया कि गिरिराज सिंह ने किस प्रकार से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला नीतीश कुमार के रहते हुए, वो भी सीमांचल में, इनको सीमांचल में ही हिंदू की स्वाभिमान दिखती है। अरे भैया, छपरा सिवान में कुछ दिनों पहले छपरा सिवान में करीब 50 से अधिक लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। बेचारे गरीब दलित परिवार से आने वाले ये लोग थे। कितने जो हिंदू स्वाभिमान के अपने आप को पुरोधा मानते हैं, कितने जो अपने आप को दलितों का मसीहा मानते हैं। ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा शुभचिंतक दलितों का कोई हो नहीं सकता है।
कितने दलित नेता या कितने हिंदू स्वाभिमान के गाथा गाने वाले नेता ये छपरा सिवान गए, जहां 60 से अधिक 50 से 60 के बीच में जो गरीब दलित हिंदू थे, जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। कितने गिरिराज सिंह जैसे नेता हैं, ऐसे थानों का या ऐसे सिस्टम का उन्होंने प्रोटेस्ट किया जहां सत्ता के संरक्षण में ये शराबों का जो जहरीली शराब का जो फैक्ट्रियां चल रही है, उसके विरोध में गिरिराज सिंह ने धरना दिया कि भैया ऐसे जहरीली शराब पीने से हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं, लेकिन आपको यात्रा निकालना है कहां? सीमांचल में। तो ट्रिपल सी पे जो इनिशियल स्टेज में नीतीश कुमार समझौता करते हुए नहीं दिखे, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समझौता करते हुए दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे ट्रिपल एस क्या है? जिस ट्रिपल सी ने नीतीश कुमार के इनिशियल राजनीतिक जीवन में उनके छवि को गढ़ने का काम किया, वो ट्रिपल एस अब उनके जो एक पॉलिटिकल छवि है, एक नैरेटिव है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करता हुआ दिख रहा है। आप ट्रिपल एस पूछेंगे क्या है, तो ट्रिपल एस, पहला एस शराबबंदी, दूसरा एस स्मार्ट मीटर, और तीसरा एस जो है सर्वे, जो जमीन का जो सर्वे चल रहा है। अब जमीन के सर्वे से लोग कितना परेशान हैं आप समझ सकते हैं कि जो बिहार के लोग, जो हमारे बिहारी भाई अमेरिका लंदन रह रहे हैं, उनको आनंद फानंद में आना पड़ रहा था। सब काम ताम धाम छोड़ के भागा भागा लंदन से कोई आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। और देखिए सीओ साहब जो हैं, सीओ साहब की कर्तव्य निष्ठा देखिए कि यदि आप कोई व्यक्ति लंदन से आया हुआ 10 दिनों की छुट्टी पे, 5 दिनों की छुट्टी पे, आप सीओ साहब से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। सीओ साहब को फोन कीजिए तो कहेंगे मुख्यालय आइए, ब्लॉक मुख्यालय आइए। जब आप ब्लॉक मुख्यालय जाएंगे तो कहेंगे गांव आइए, फील्ड में है। जब जब भगवान भगवान भरोसे आपकी यदि मुलाकात भी हो जाए तो कहेंगे देखते हैं, दिखवा लेते हैं, संज्ञान में आते ही कार्रवाई होगी। और ये सीओ और जो ये भूमि राजस्व विभाग की जो महिमा, अपरम महिमा है, उसका भुक्तभोगी तो मैं खुद हूं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। किसी एक व्यक्ति ने हमारे अपने चचेरे बाबा से सेम खाता खेसरा संख्या वाले जो जमीन का टुकड़ा है, मैं टेक्निकली उतना नहीं बता पा रहा हूं, खाता खेसरा मैं उतना नहीं समझता हूं, लेकिन मैं जहां तक मुझे जानकारी है कि सेम खाता खेसरा से मेरे बाबा 2 भाई थे। तो एक भाई ने आधे प्लॉट बेच दिया और शेष जो मेरे बाबा के हिस्से के जो जमीन था, उसी व्यक्ति ने जो हमारे चचेरे बाबा से जमीन खरीदा, शेष बची हुई जमीन को 2 साल के बाद उसका बास्की पर्चा कटवा लेता है। और बास्की पर्चा उसको मिलता है जो भूमिहीन हो और उस व्यक्ति के पास पहले से जमीन है। नंबर 1। नंबर 2, वो हमारे ही चचेरे बाबा से जमीन खरीदता है, सेम खाता खेसरा संख्या वाले प्लॉट से। और 2 साल के बाद फिर वो मेरे बाबा के नाम पे जो जमीन है उसका बास्की पर्चा कटवा लेता। अब हमारा पूरा परिवार काम धाम छोड़ के, हमारे परिवार में सब सरकारी नौकरी में है, सब काम धाम छोड़ के सीईओ और उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके पीछे भागा भागा दौड़ते रहिए। कभी एसडीएम के पास जाइए, कभी डीसीएलआर के पास जाइए, पता चलेगा सीओ साहब मीटिंग में है, कभी डीसीएलआर साहब मीटिंग में। भाई इतना मीटिंग लेते क्यों हैं आप? काम तो कुछ करते नहीं है, मीटिंग पे मीटिंग। और सीओ ऑफिस का आलम ये है, खासकर मैं अपने ब्लॉक की बात करूं तो वहां 4-5 ऐसे व्यक्ति हैं जो 25-30 सालों से वहां बिना जॉब के जॉब कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगा कि भाई ये कौन सा जॉब है जो जिन ना वो भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी हैं, ना सीओ ऑफिस के कर्मचारी हैं, लेकिन लगातार वो काम कर रहे हैं। तो पता चला ये दलाल हैं। आप डायरेक्ट रूप से, आप कितना भी बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो, पत्रकार हो, एक सीओ ने तो मुझे यहां तक, मैं कहीं कहूंगा तो समझ जाएंगे लोग, क्योंकि मेरे ब्लॉक का मामला है।
एक सीईओ ने तो यहां तक कहा कि आप तो पत्रकार हैं, एक बड़े आईएएस है, उनके जमीन का बास्की पर्चा कटवा लिया, वो भी भागे बेचारे घूम रहे हैं। ये हाल है। तो ट्रिपल एस में जो भूमि सर्वे जो नीतीश कुमार करवा रहे हैं, जमीनों का जो सर्वे करवा रहे हैं, उससे भर जो लीजिए आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उस प्रकार के ना आपके पास कर्मचारी है, न दक्ष अमीन है। अब पुराने जमाने के जो कागज हैं एक अलग भाषा में लिखा गया हुआ है, उस भाषा का भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ अलग भाषा में लिखा हुआ है। आपके पास न प्रॉपर संख्या में अमीन है, न कर्मचारी है। नए जो सीईओ आए हैं वो भी जमीन के जो टेक्निकल जो टेक्निकल जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, पहलू मतलब होते हैं, उसकी समझ नहीं है। और आम लोग जो हैं बेचारे, जो गरीब लोग हैं, वो हर दिन सीईओ ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, परेशान हैं। तो ये जो भूमि सर्वे यानी ट्रिपल एस में जो एक सर्वे वाली जो समस्या है, वो नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है या नीतीश कुमार की जो मतलब एक सरकार के जो फंक्शनिंग स्टाइल है, उससे लोगों में काफी नाराजगी है, इस बात मानना पड़ेगा। सर्वे के बाद शराबबंदी, शराबबंदी का आलम क्या है, इसको में कहने की जरूरत नहीं है। परसों हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने जस्टिस पुरलेंदु सिंह ने करारा तमाचा मारा है राज्य सरकार के फंक्शनिंग पे, किस प्रकार से आप शराबबंदी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और शराबबंदी का मैं आपको बताऊं कि जब से शराबबंदी हुई है, 8.5 लाख से 9 लाख एफआईआर हुआ है। सिर्फ शराबबंदी को लेकर मैं डाटा दे रहा हूँ, 8.5 लाख से 9 लाख के बीच में एफआईआर हुआ है। करीब 12 से 13 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुझे लगता है कि 90% ऐसे लोग हैं जो दम आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जो 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अब का बेचारे मेहनत का आदमी कभी 100 ml 200 ml पी लिए, तो ये जो जो थाना अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर साहब हैं, जो डीएसपी साहब हैं, एएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, ऐसे 100 ml 150 ml वालों को पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं और अपना अपना पीठ थपथपाते हैं कि भैया देखिए हमारा थाना, हमारा जो पुलिस है कितना एक्टिव है, आबकारी विभाग कितना एक्टिव है। अब आबकारी आप विभाग की मतलब आपको मैं पोल खोलूं कि 10 यदि 10 ट्रकों को आपने पकड़ा, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि यदि आप 6 7 10 ट्रकों को पकड़ा, जिसमें जिन ट्रकों में शराब शराब भरा हुआ है, मतलब कहीं दूसरे राज्य से शराब को लाया जा रहा है। अब आबकारी विभाग इसमें ईमानदारी क्या करेंगे, 1 या 2 ट्रकों को गिरफ्तारी दिखा देंगे, बाकी को मिली भगत, अपने मिली भगत मतलब समझ रहे हैं ना, बिलो द टेबल लेन देन की प्रक्रिया फाइनल करके उनको मतलब सल्टा देंगे कि ठीक है भैया तुम्हारा भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए, राज्य सरकार का भी काम हो जाए, ईमानदार भी बने रहें और पैसा भी कमा लें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है भैया, ये ऋषि मिश्रा का ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो ट्रिपल एस में शराबबंदी से किस प्रकार से गरीब तबका परेशान है कि 12 से 13 लाख लोग आज के दिनों में जेल में बंद है। 8.5 लाख से 9 लाख एफआईआर हो चुका है। और शराबबंदी का आलम यह है भाई साहब कि यदि आपको शराब पीना हो, आप एक फोन कीजिए, होम डिलीवरी हो जाएगा, बशर्ते आपको जेब ढीला करना पड़ेगा। और शराबबंदी के कारण जो युवा तबका है, जो मैंने शुरू में कहा सूखा गैंग, अब तरह तरह के गांव में, शहरों में सूखा जो आइटम आता है, वो नशा करने वाला, उसका प्रचलन बढ़ गया है। और उसके प्रचलन के कारण उन युवाओं में अपराध का बोध बढ़ रहा है, जिनके पास पैसा नहीं है। अब जो नशेड़ी हैं उनको नशा तो चाहिए ही, अब नशा चाहिए तो पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से आएगा, तो कोई जॉब तो करते नहीं है, कोई वो मतलब रोजगार तो करते नहीं है, कोई नशेड़ी कोई रोजगार करेगा भैया, तो क्राइम करता है, किसी का चैन छीन लिया, किसी का बाइक छीन लिया, किसी का 500 छीन लिया। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना के पास अगले सुबह एक शिक्षक मोतिहारी जा रहे थे, और एक शिक्षक के जेब में कितना पैसा रहता होगा,
500,000 और 500,000 के लिए उस शिक्षक की चाकू गोद की गया उस उन नशेड़ी गैंग द्वारा। अब पुलिस की क्या भाषा होती है, कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, दिखवा लेते हैं, पता करते हैं, गिरफ्तारी हो रही है, छापामारी हो रही है। अब क्या होता है मैं क्या बताऊं, हमारे जैसे पत्रकार हमारे दादी के साथ पिछले बार 5 सितंबर को अपराधियों ने पिस्टल भिड़ा के, मेरे 90 साल की दादी हैं, रिटायर्ड शिक्षिका हैं, और शिक्षक दिवस के दिन पिस्टल भिड़ा के अपराधियों ने मेरे घर से 200 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, अपराधियों ने पिस्टल भिड़ा के करीब 82,500 रुपया उनसे छीन 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 लिया गया। और उस घटना में आज तक एक ही अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। जबकि इस मामले में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस समय के तत्कालीन होम सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ साहब का। मैंने उनको एक मैसेज किया, तुरंत उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए एसपी को निर्देश दिया कि इस मामले में तुरंत एक्शन लीजिए और अपराधियों की गिरफ्तारी अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए। एस सिद्धार्थ जैसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कितने हैं जो एक छोटे से पत्र, हमारे जैसे छोटे से पत्रकार के सिर्फ मैसेज करने पे उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, एसपी को कहा और हमें भी उन्होंने जवाब भेजा। तो जो ये ट्रिपल एस है, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर आप जाइए गांव में। अभी भी मैं दिवाली में गांव गया था, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं। लोग स्मार्ट मीटर लगाना नहीं चाहते हैं, लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी है। और लोग जो हैं, जो मतलब ये जो एक क्या कहते हैं स्मार्ट मीटर के कारण जो है, गलत रीडिंग के कारण जो निर्धारित मतलब जो रीडिंग है उससे अधिक जो बिल आता है, उससे मतलब काफी मतलब लोग वहां परेशान है बिहार में। तो स्मार्ट मीटर का भी मुद्दा जमीनी स्तर पे बड़ा एक मुद्दा है। अब मैं क्योंकि काफी समय हो गया है, जेडीयू में एक बड़े नेता हैं जिनका नाम आनंद मोहन है। वो इस बात से नाराज हैं कि आनंद मोहन के बिना एडवाइस के तिरहुत तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में जो स्नातक वाला जो विधान पार्षद का जो चुनाव हो रहा है, उसमें जेडीयू ने बिना आनंद मोहन के रजामंदी के, बिना आनंद मोहन से एडवाइस लिए उम्मीदवार तय कर दिए। और उम्मीदवार हैं अभिषेक झा। और अभिषेक झा के बारे में कहा जाता है वो देवेश चंद्र ठाकुर के पसंद है। और अभिषेक झा के प्रचार के लिए जब पार्टी हाईकमान ने आनंद मोहन को कहा कि आप तिरहुत में जेडीयू और एनडीए के जो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं उनके लिए आप प्रचार करें, तो आनंद मोहन ने स्पष्ट कह दिया कि जब उम्मीदवारों का चयन हो रहा था तो हमसे पूछा नहीं गया। तो मैं जब हमसे आपने पूछना मुनासिब नहीं समझा तो मैं उस क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाऊंगा। तो आनंद मोहन और देवेश चंद्र ठाकुर में मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है। आनंद मोहन और पार्टी के जो लीडरशिप है उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है। और देवेश चंद्र और ये आनंद मोहन पहले भी कई ऐसे डिसीजन पार्टी में हुए हैं उनसे नाराज हैं। जैसे रुपौली विधानसभा चुनाव में वो चाह रहे थे कि शंकर सिंह को जेडीयू उम्मीदवार बनाए, लेकिन उनसे बिना राय लिए वहां पे किसी और अन्य व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया। नतीजे क्या है आपके सामने में है। तो वहां भी वो शंकर सिंह के मतलब रुपौली में प्रचार करने नहीं गए थे। तो तिरहुत में जेडीयू उम्मीदवार के चयन को लेकर आनंद मोहन नाराज हैं। और आनंद मोहन इसी तिरहुत रेंज में शिवहर संसदीय क्षेत्र आता है। और आनंद मोहन सिर्फ शिवहर ही नहीं, तिरहुत में उनका अपना प्रभाव है, उनके अपने समर्थक हैं, उनके अपने कैडर हैं। और यदि आनंद मोहन को जल्द से जल्द नहीं मनाया गया तो इसका नुकसान पार्टी कैंडिडेट को उठाना पड़ सकता है। आनंद मोहन का ठीक ठाक प्रभाव तिरहुत में है और उनकी पत्नी उसी तिरहुत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिवहर संसदीय क्षेत्र से सांसद है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव का सिने अभिनेत्री रवीना टंडन से देवघर में मुलाकात हुई है। रवीना टंडन अपनी शायद पुत्री को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च कर रही है। शायद उनकी पुत्री का कोई फिल्म आ रहा है। इसी सिलसिले में वो देवघर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने गई थी। और सुनते हैं देवघर
देवघर या रांची एयरपोर्ट पे तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है। तेजस्वी यादव को उन्होंने शुभकामनाएं रवीना टंडन ने दी है। तेजस्वी यादव को ये कहा है कि आपकी जो राजनीति करने की जो शैली है वो मुझे बड़ा भाता है, पसंद आता है। और सुनने में आया है कि तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि आप राजद के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार कीजिए, पार्टी ज्वाइन कीजिए, ऐसी चर्चा है। अब कितना सच है कितना गलत है नहीं कहूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव का सीनियर अभिनेत्री, जाने माने अभिनेत्री रवीना टंडन से देवघर या रांची में मुलाकात हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ने नहीं, रवीना टंडन ने तेजस्वी यादव को फिल्मों में भी काम करने की सलाह दी है, क्योंकि आप इतने हैंडसम हैं, यदि फिल्मों में भी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप हीरो भी होते तो अच्छा होता। हालांकि तेजस्वी यादव इनिशियल अपने पॉलिटिक्स से पहले क्रिकेटर रहे हैं, शायद आईपीएल भी उन्होंने खेला है या 2 मैच खेला है, विराट कोहली के बैचमेट रहे हैं। तो ये पूरा बिहार का जो अपडेट था आपके सामने मैंने रखा है। और कल जो मैंने जो कार्यक्रम किया था फंटूस को लेकर, सुनीता को लेकर और हेल्थ सिस्टम को लेकर, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। कई लोगों का फोन आया है, कई डॉक्टर मित्र हमारे हैं उनका फोन आया है और उन्होंने कहा है कि आपने स्वास्थ्य महकमा का मुद्दा उठाया, इसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। तो ये मेरे साथ साथ आप न्यूज लॉन्चर को भी धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराई है जिसमें आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे को हम रखते हैं। और आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि कोई भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो तो आप मुझे मैसेज करें। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा, आप हमें मैसेज करें। मैं प्रयास करूंगा कि जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने में, सिस्टम के सामने में रखें, ताकि जो जनता को समस्या होती है उससे मतलब उससे उसको रिजॉल्व किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।